अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर एंड ओमिशन। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि IAS 8 है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज के हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के हैं। थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया था उनमें, उनकी कुछ एग्जांपल्स की थी हमने। एरर एंड ओमिशंस के हैं, उसकी एग्जांपल हमने कोई एक दो की थी। आज हमने देखना है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज हो जाए तो हम क्या करेंगे। IAS 8 इसके बारे में क्या गाइडलाइंस देता है। देखिए, वैसे तो बेटा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं इनको चेंज नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि बिजनेस को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक उसने पॉलिसी अडॉप्ट की है तो उसमें उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसे ऐसे खामखा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए। राइट जी। अगर आप देखें तो आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कंसिस्टेंसी जो है वो क्या होती है, ये बात का पूछ लेता है जी, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है और इसको भी जरा ध्यान से देख लें। अगर ये आए तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, एन एंटिटी शैल सेलेक्ट एंड अप्लाई इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शंस, अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस। कहते हैं जी, बिजनेस को अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए कि उसे बार बार चेंज ना करना पड़े। उसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी पॉलिसीज के बारे में। हाँ, अनलेस कहते जी आप अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करना, आपको नहीं करना चाहिए। इसका बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं लिखा कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यानी अकाउंटिंग चाहती है, स्टैंडर्ड चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंट रहें। कहते हैं लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी पॉलिसीज आपको सही तरह से, उस तरह से इफेक्ट नहीं दे रही जैसे होना चाहिए, या ट्रू एंड फेयर पिक्चर पेश नहीं कर रही आपकी बिजनेस की, और आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है, तो फिर आप उसे चेंज कर भी सकते हैं। यानी नॉर्मली आपको अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना पड़ रही है तो फिर कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर भी सकते हैं। तो आप अपनी पॉलिसीज को, इसकी अगली 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 स्लाइड में मैं जाना चाहता हूं। आप अपनी पॉलिसी को कहते हैं जी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब, लेकिन कब। कहते इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड। नंबर वन, स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि आप इसे चेंज करें। स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि आप इसे चेंज करें। मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री में आप पहले लेके चल रहे थे, आपको शायद इसका इल्म हो ना हो, पहले इन्वेंट्री जो थी उसको मेजर किया जाता था यूजिंग फाइफो, लाइफो एंड एफको। बाद में क्या हुआ, और स्टैंडर्ड ने ये कह दिया कि जो लाइफो उसका मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, ये एब्सोल्यूट हो गया। अब आज के बाद इसे आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है पहले अगर कोई कंपनी अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहा था यूजिंग लाइफो, तो अब स्टैंडर्ड चाह रहा है कि उसको आप ना यूज करें। तो इसका मतलब है अब मजबूर हैं हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड्स वांट्स दिस। राइट जी। इसी तरह पहले हम अपने रेवेन्यूज को मेजर करते थे अंडर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। अब वो कहता है कि अब आप अपनी इन्वेंटरी और रेवेन्यू को मेजर करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड IFRS 15। तो उसके अंडर डिफरेंट गाइडलाइंस। इसका मतलब है अब स्टैंडर्ड ये चाह रहा है कि हम रेवेन्यू को वैसे मेजर ना करें जैसे नॉर्मली करते थे, बल्कि यूजिंग IFRS 15 करें। तो इसका मतलब है अब हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज स्टैंडर्ड वांट्स। राइट। तो एक तो ये वजह है कि हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड ये चाहता है। स्टैंडर्ड में चेंजेस आ गए, रिक्वायर्ड बाय न्यू स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ही नया आ गया आपका। राइट जी। दूसरी चीज कि आप पॉलिसी को यूज कर रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे कि यार शायद ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये मुझे ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं पेश कर रही मेरे एसेट की, मेरी लायबिलिटी की, मेरे एक्सपेंसेस की, मुझे शायद इसको डिफरेंटली यूज करना पड़ेगा। तो दूसरी वजह यह है कि
टू प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, क्यों? जस्ट टू प्रोवाइड रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, यानी एक रिलायबल इंफॉर्मेशन शायद होगी। मिसाल के तौर पर आप पहले कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, अब आप समझते हैं कि यार कॉस्ट मॉडल शायद ना मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सही पिक्चर पेश नहीं कर रहा, मुझे फेयर वैल्यू मॉडल पर चेंज हो जाना चाहिए। तो अब आपने क्या किया, आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पर आ गए। आप पहले फाइफो मॉडल यूज कर रहे थे इन्वेंट्री में, अब आपने सोचा यार फाइफो मॉडल जो है ना शायद इस तरह की सिचुएशन में इन्वेंट्री मुझे सही नहीं बता रहा। आप किस पर चेंज हो गए, आप चेंज हो गए वेटेड एवरेज मॉडल पर। तो इसका मतलब है आपने पॉलिसी चेंज कर दी। वाई? जस्ट टू हैव रेलिवेंट एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, राइट जी। इसी तरह पहले आप कोई और मॉडल यूज कर रहे थे, आप इसमें जो इंफॉर्मेशन उसमें गवर्नमेंट ग्रांट में आप गवर्नमेंट ग्रांट को डिडक्ट कर रहे थे एसेट्स में से। आपने सोचा यार ये डिडक्शन फ्रॉम नॉन करंट एसेट जो है ना, ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मुझे लग रही, ये रिलायबल नहीं है। अब आपने अपने गवर्नमेंट ग्रांट को एज डेफर्ड लायबिलिटी शो करना शुरू कर दिया, तो चेंज इन पॉलिसी हो गई आपकी। ठीक हो गया जी। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को स्टैंडर्ड की वजह से चेंज कर रहे हैं तो दिस इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड। अगर आप खुद चेंज कर रहे हैं जस्ट टू हैव अ रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब है अब ये आपकी वॉलंटरली इंफॉर्मेशन, वॉलंटरली चेंज है इसकी, कि जिसमें आप अपनी पॉलिसी को खुद ही चेंज करना चाहते हैं जस्ट टू हैव अ मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, राइट जी। तो नंबर वन, अब अभी तक मैं बात को समअप कर दूं कि पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि एक पॉलिसी वंस अडॉप्टेड शुड कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स बिजनेस लाइफ। बट अगर आप इसे चेंज करना चाहिए, यानी कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी सिर्फ ये कहती है कि आपको अपनी पॉलिसीज के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। यू शुड नॉट चेंज योर कंसिस्ट और रादर अकाउंटिंग पॉलिसीज वेरी फ्रीक्वेंटली। हाँ, लेकिन वो कहता है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं, क्यों? अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, या आप मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, राइट जी। अच्छा, फिर आ गया जी कि इसके नेक्स्ट, यही वो जो हमने पिछली चीज में डिस्कस की थी, वही चीजें इस स्लाइड में इसने लिखी हुई हैं जो मैंने डिस्कस की हैं कि आप इसको नहीं करना चाहिए। यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर पॉलिसीज। हाँ, अगर स्टैंडर्ड से रिक्वायर्ड है या आप मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये आ जाता है कि अब आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट से डेफर्ड लायबिलिटी में आना चाहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी, आप फाइफो से एफको में जाना चाहते हैं या एफको से फाइफो में जाना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। तो कैसे करेंगे, आप इसे चेंज कैसे करेंगे? अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है। नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहता हूँ, हाउ टू अप्लाई दीज चेंजेस। ये चेंजेस जो है हम इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे? अभी मैं सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात नहीं कर रहा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज करनी पड़ गई तो कैसे करेंगे? कहते जी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपने ये देखना है कि क्या ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है ये स्टैंडर्ड की वजह से हो रही है, जैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा, या आप खुद से वॉलंटरली कर रहे हैं। तो पहली चीज तो आपने ये देखनी, पहले देखें अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड बाय आईएफआरएस, अगर तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे? कहते हैं फिर आप ये देखें जो स्टैंडर्ड चेंज कर रहा है वो साथ गाइडलाइन भी लेके आया होगा कि आप इस पॉलिसी को इस तरह से चेंज करें। मिसाल के तौर पर जब हमने लाइफो को खत्म कर दिया था, फाइफो और एफको आ गई थी, तो नए स्टैंडर्ड ने हमें बताया भी था कि आप इसको आगे से कैसे चेंज करेंगे। तो आप जैसे ही चेंज होगा उससे आगे शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल आप 2023 में चेंज हुआ तो भूल जाएं पीछे क्या हुआ, आप 2023 से आगे इसकी सारी एप्लीकेशन शो कर दें जैसे जैसे स्टैंडर्ड ने उसको कहा हुआ, या जैसे स्टैंडर्ड ने गाइड किया आप उसको उसकी उसकी पॉलिसीज को अप्लाई कर दें। या पहले IAS 18 रेवेन्यू को डील करता था, फिर IFRS 15 आ गया, तो जैसे ही 15 आया
15 के बाद वो गाइडलाइंस खुद लेके आया था कि आज के बाद आपने रेवेन्यू को इस तरह से लेके चलना है, यानी स्टैंडर्ड खुद उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था। माइंड यू, पॉलिसी सिर्फ तब अप्लाई होंगी अगर स्टैंडर्ड खामोश है। अगर स्टैंडर्ड खुद कुछ बता रहा है तो वहां पर पॉलिसीज भूल जाए। पॉलिसी को कहते हैं आप लेकर दीवार के साथ मार, आप स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। पॉलिसीज अप्लाई ही वहां पर होंगी जहां पर स्टैंडर्ड फेल हो जाता है, यानी स्टैंडर्ड चुप है, तो वहां पर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करेंगे। कहते हैं जी, अगर तो स्टैंडर्ड की वजह से आप पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड खुद बताएगा कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, वहां पर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहते हैं अगर आप खुद चेंज कर रहे हैं, आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पर आ गए या फेयर वैल्यू मॉडल से वापस कॉस्ट पर आए, या आप डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट से डेफर्ड लायबिलिटी पर गए गवर्नमेंट ग्रांट में, या फाइफो से एफको में आपने खुद चेंज किया, वॉलंटरीली चेंज है, वॉलंटरीली चेंज है। यानी आपका बिजनेस शुरू हुआ एसडीएम 2010 में, आप 2023 में आ गए और 2023 में आपने सोचा आकर कि यार मैं ना आज के बाद फाइफो इन्वेंट्री मेथड नहीं यूज करूंगा, पिछले 13 साल तो मैंने फाइफो यूज किया, आज के बाद मैं फाइफो यूज नहीं करूंगा बल्कि वेटेड एवरेज यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वेटेड एवरेज मुझे ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देगी। ये शायद मेरी इन्वेंट्री को उस तरह से मेजर नहीं कर रही जैसे इसको जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर होनी चाहिए थी वैसी नहीं कर रही, या तो ये मेरी इन्वेंट्री को ज्यादा शो कर रही है या कम शो कर रही है। तो इन्वेंट्री मेरी जितने की है उस हिसाब से मेरा ख्याल है शायद मुझे वेटेड एवरेज सही इंफॉर्मेशन देगी। तो इसका मतलब है आज के बाद आपने अपना मेथड चेंज कर लिया। अगर आप अपना मेथड चेंज करना चाहते हैं, या आप किसी चीज को पहले बहुत देर तक पिछले 10 साल तक उसे एक्सपेंस ट्रीट करते आ रहे थे, आपने सोचा यार मुझे लगता है इसको एक्सपेंस नहीं ट्रीट करना चाहिए था बल्कि ये तो नॉन करंट एसेट के तौर पर लिखा जाना चाहिए था, मिसाल के तौर पर स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं आमतौर पर, तो ये बिजनेस को ऑप्शन दी जाती है, बेशक आप इसे एक्सपेंस ट्रीट कर लें, बेशक आप इसे एसेट ट्रीट कर लें। तो आपने सोचा यार मैं पिछले काफी अरसे से इसे एक्सपेंस ही ट्रीट किया जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये तो नॉन करंट एसेट होना चाहिए क्योंकि इसकी तादाद बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है कि ये लंबे अरसे तक मुझे फायदा दे रही है, मैं इसे, अब मेरी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि मैं आज के बाद इन स्पेयर पार्ट्स को या इस एक्सपेंस को जो मैं पहले एक्सपेंस ट्रीट कर रही थी या कर रहा था, मैं आज के बाद इसे एसेट ट्रीट करूंगा। तो इसका मतलब है आपने पॉलिसी चेंज की फ्रॉम एक्सपेंस टू नॉन करंट एसेट, या फ्रॉम फेयर वैल्यू टू कॉस्ट, या कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल, या डिडक्शन फ्रॉम नॉन करंट एसेट इन गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड लायबिलिटी। तो आप लायबिलिटी खुद चेंज करना सॉरी अपने आप अपनी पॉलिसी को खुद चेंज करना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जहां पर वॉलंटरीली आप अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे तो वहां पर फिर वो कहता है जी, आप अब अपनी पॉलिसी को, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2010 से लेकर 2013 तक एक पॉलिसी रखी और 2013 के बाद, अब फॉर एग्जांपल 2010 से लेकर 2013 तक आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करते रहे इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए। अब आपने सोचा कि नहीं जी, आज के बाद मैं अपनी इन्वेंट्री को फाइफो मॉडल पर लेके जाऊंगा। तो बिजनेस इजाजत देता है, स्टैंडर्ड इस चीज की इजाजत देता है बिजनेस को कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर ले फ्रॉम फाइफो टू एफको या फ्रॉम एफको टू फाइफो। लेकिन वो कहता है करेंगे कैसे? कहता है जी, फिर जब ये चेंज आएगी, ये जरा ध्यान से सुनने वाली बात है जी। कहते हैं जी, अब अगर आप चेंज करना चाहते हैं कोई भी पॉलिसी जो पिछले लज्यूम 5 साल से एक पॉलिसी चल रही थी, मैं उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, आपने 2018 में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, आप उसे कॉस्ट मॉडल पर लेके आ रहे थे, 2023 में आपने सोचा नहीं यार मेरा ख्याल है इस पर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होना चाहिए। तो कहता अब जब आप फेयर वैल्यू मॉडल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 2023 से ऑनवर्ड इसका फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर देंगे। फिर कहता है कि आप पिछले 5 साल पर जाकर इसे अप्लाई करेंगे, यानी इसे रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कहते हैं इसको, कि फिर पॉलिसी हम इससे ऑनवर्ड नहीं लेके चलेंगे बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लेके आएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज क्या है? कहता है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज ये है कि हम ये समझेंगे कि हम इसको शुरू से ही फेयर वैल्यू मॉडल पर लेके चल रहे थे, यानी 2018 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली थी, 5 साल ऑलरेडी हमने इसको कॉस्ट पर रखा, तो कहता है जी फिर आप पीछे जाएंगे, पीछे भी सारी चीजें ठीक करेंगे, आप ऐसे समझेंगे जैसे शुरू से ही ये पॉलिसी हमारी शुरू दिन से ही अप्लाई हो गई थी। वो क्यों कहता है इस तरह, तो फिर हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो आप देखें डिसीजन मेकिंग,
आप कैसे सोच सकते हैं कि पिछले 5 सालों में आपकी प्रॉपर्टी कुछ और नजर आ रही है और अगले 5 सालों में कुछ और नजर आ रही हो? तो कहते हैं जी फिर आप प्रॉपर्टी को एक सही रखें। तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज का मतलब है कि आप अपनी पॉलिसी जो आज अप्लाई करेंगे उसे ऐसा समझा जाएगा जैसे ये शुरू से अप्लाई हुई थी, यानी ये शुरू से ही हमारे साथ ऐसे ही चल रही थी। राइट जी। अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल 2023 में अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी पिछली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स को भी जाकर हमें ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ये समझा जाएगा कि हमारा फेयर वैल्यू मॉडल 2023 में नहीं लगा बल्कि ये 2018 में ही लग गया। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। बस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ जाए तो अकाउंटिंग पॉलिसी को हम ऐसे समझेंगे, नंबर 1 तो ये अगर ये स्टैंडर्ड की वजह से चेंज करनी पड़ रही है तो फिर स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। अगर हम इसे वॉलंटरली कर रहे हैं तो वॉलंटरली का मतलब है कि फिर हम इसकी पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है कि हम अपनी पॉलिसी को ये समझेंगे कि ये शुरू से ही हमारे साथ यही लगी थी, पहले दिन से हम फेयर वैल्यू मॉडल ही लगा रहे थे, कॉस्ट मॉडल था ही नहीं, एज इफ कॉस्ट मॉडल वाज नॉट देयर। राइट जी। तो अप्लाइंग दी पॉलिसीज राइट फ्रॉम द डे 1 मींस रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पिछली डेट्स पर भी जाकर हम चीजें ठीक करेंगे। ठीक होगा जी। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पिछली डेट्स पर भी जाकर इनको ठीक किया जाएगा। और प्रोस्पेक्टस जो चेंजेस होती हैं उसका क्या मतलब होता है, जिस दिन लगी हैं, जिस दिन अप्लाई हुई है, पिछली डेट्स भूल जाएंगे, अगले सालों में भी अगले सालों पर सिर्फ अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स आपको नजर आएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टस। रेट्रोस्पेक्टिव पिछली डेट्स पर ठीक किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस पिछली डेट्स को भूला जाएगा, आज लगा है तो आज के बाद ही हम आगे शुरू कर देंगे। राइट जी। हाउ टू चेंजेस दी पॉलिसी, ये जो मैंने पिछली उसमें बताया आपको, ये वही चीजें हैं सारी। इसमें भी यही कि अगर तो स्टैंडर्ड की वजह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने चेंजेस दी हैं तो वो स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा। और अगर जो हमारी पॉलिसी हमने खुद प्रोनाउंस की है तो उसकी जो ट्रांजिशन है उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर देंगे। यानी ये वो जो पिछली स्लाइड थी उसी की एक्सप्लेनेशन है, इसको आप एक दफा पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अच्छा जी, फिर इसमें एक और चीज इसकी बिल्कुल अगली चीज है वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था उसकी डेफिनेशन यही है, ये भी एक दफा पढ़ लें। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मींस एडजस्टिंग द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी फॉर द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड presented and the other comparative amounts disclosed for each prior period। यानी रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि हम पिछले सालों के जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि पिछले पूरे सालों की जो जो चेंजेस हैं वो उसमें अप्लाई होने चाहिए। मिसाल के तौर पर रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे पास अगर पड़ी हैं तो जाहिर है 2023 की जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, अगर आज मैं एक पॉलिसी अप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब है पिछले सालों में उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा ना, तो सारी चीजों का जो इफेक्ट है उसे मैं रिटेन्ड अर्निंग्स में ठीक कर दूंगा। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। ठीक हो गया जी। या पिछले सालों के अगर कोई एसेट्स हैं जो हमने गलत लिखे हुए थे तो जाहिर है पिछले सालों की इनकम स्टेटमेंट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही बैलेंस शीट्स अवेलेबल हैं। तो फिर उन सब की चेंजेस जो हैं वो इस साल की जो बैलेंस शीट में उसमें हम अप्लाई कर उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। यानी एसेट्स को इस तरह से रीस्टेट कर देंगे जैसे वो पिछले 5 सालों में अगर हम करते आते होते तो वो होना चाहिए था। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। राइट जी। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि हम अपनी जो पिछले सालों की चेंजेस हैं उनको इस साल के ओपनिंग बैलेंस में रीएडजस्ट कर देंगे, उनकी एडजस्टमेंट करेंगे। उनके कंपैरेटिव फिगर्स जो हैं वो भी खैर बनाने पड़ेंगे, उनको भी हम देख लेंगे। अच्छा, अदर कंपैरेटिव अमाउंट्स डिस्क्लोज्ड फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड एज इफ द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। यानी रेट्रोस्पेक्टिव का यही मतलब है ना कि ये ऐसे शो किया जाएगा, उनके बैलेंसेस को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा जैसे ये पॉलिसी शुरू से ही हम अप्लाई करते आ रहे थे। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी चीज है, ये आपके काम आ सकती है। ये पढ़ लीजिएगा एक दफा। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन वो पूछता है कि बताएं रेट्रोस्पेक्टिव व्हाट डू वी मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, या व्हाट डू वी मीन बाय प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन, या अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस कैसे आ सकती हैं, ये थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट पूछ सकता है। बाज का एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है जी वो। अच्छा,
रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। देखें, मिसाल के तौर पर आपने बिज़नेस शुरू किया होगा सन 2000 से। आप एक पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं, आपने पॉलिसी चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल, आप एक एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे एक चीज़ को काफ़ी अरसे से, अब आपने पॉलिसी चेंज कर दी। आपने कहा यार आज के बाद ये एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि आज के बाद ये हम इसको नॉन करंट एसेट ट्रीट करेंगे। वो कहते हैं जी ठीक है, बिल्कुल। जैसे ही नॉन करंट एसेट चेंज करना है, तो कहते हैं जी फिर ऐसे नहीं है, फिर आप ऐसे 2020 से जाकर ठीक करेंगे। यानी 2020 से आगे फिर पिछले पिछले जितने साल हैं, उनमें भी ये ऐसे ही लगे जैसे ये एक्सपेंस नहीं था, बल्कि एसेट ही था। अब आप पीछे गए, आपने कहा जी ठीक है, बिल्कुल जी, ये नॉन करंट एसेट मैं आज के बाद ट्रीट करूंगा। अब पिछले सालों में गए, तो पिछले सालों में आपके पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं कि कितना कितना एक्सपेंस आपने ट्रीट किया। तो आपने, ज़ाहिर है अब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ठीक भी नहीं कर सके। आपने सोचा यार ये तो मैं सन 2000 से कर रहा हूँ इस एक्सपेंस को या स्पेयर पार्ट्स से, नहीं तो मैं हर साल एक्सपेंस ही ट्रीट करता आ रहा था, मैं तो हर साल इसे एक्सपेंस लिखता आ रहा हूँ। मेरे पास तो 2020 से लेकर अब 2023 आ गया, 23 साल हो गए। पिछले साल का तो मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। आपने पीछे जाके खंगाला, तो आपको पता चला कि ये 2018 से ऑनवर्ड मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है कि मैंने कितना एक्सपेंस था उसको, कितना-कितना मेरे स्पेयर पार्ट्स जिन्हें मैंने एक्सपेंस ट्रीट किया, उससे पीछे मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पीछे जाके इस पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकूँ। तो ऐसी सूरत में फिर वो कहता है, स्टैंडर्ड आईएस 8 कहता है कि आप अपनी पॉलिसी को अप्लाई तो रेट्रोस्पेक्टिवली करें, लेकिन अगर ये इम्प्रैक्टिकल है, यानी इम्प्रैक्टिबल है, आप उसे अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो फिर ऐसी सूरत में वो कहता है जी, आप जितने सालों तक अवेलेबल है वहां से शुरू करते। मिसाल के तौर पर हम अप्लाई तो कर रहे थे इस पॉलिसी को 2000 से, लेकिन इसका डाटा सिर्फ 2018 से ऑनवर्ड मेरे पास अवेलेबल है। तो कहते हैं जी फिर आप जब से रेलेवेंट डाटा अवेलेबल है, उससे ऑनवर्ड तक कम से कम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें। और अगर पिछले किसी साल का डाटा जो है अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको फिर इसे प्रोस्पेक्टिवली कर दें, यानी फिर आज के बाद से इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपके लिए पॉसिबल ही नहीं। तो अगर चीजें इम्प्रैक्टिबल हैं, यानी आप कोशिश के बावजूद भी वो डाटा नहीं ढूंढ पा रहे, तो फिर ऐसी सूरत में कहते हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई ना करें, बल्कि आप इसे प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दें, या जब तक से डाटा अवेलेबल है तब से ऑनवर्ड से शुरू कर दें। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है आईएस 8 में, इम्प्रैक्टिबल। ये इसी की, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन अभी आपको दी, ये भी एक दफा पढ़ लीजिएगा। इम्प्रैक्टिबल का मतलब है कि पॉलिसी को वैसे तो अप्लाई करना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन अगर पॉलिसी में हमारे पास पिछले सालों का डाटा अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर कहता है जब से अवेलेबल है तब से ऑनवर्ड अवे उसको इंफॉर्मेशन जो है अप्लाई करना शुरू कर दें, यानी अर्लीस्ट पॉसिबल अवेलेबल जो हमारे पास डाटा है उससे हम शुरू कर दें। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि ऑल्दो हम इसे अप्लाई तो 2000 से कर रहे थे, लेकिन अवेलेबल डाटा 2018 ऑनवर्ड है, तो आप 2018 ऑनवर्ड उसकी पॉलिसी अप्लाई कर दें। एट दी, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया, एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड फॉर विच रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल। राइट जी, राइट जी। तो इसका मतलब है अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए पॉलिसी को पीछे जाके चेंज करना, तो फिर उसके प्रोस्पेक्टिवली हम उसको चेंज आगे कर देंगे। राइट जी, इसकी हम एग्जांपल भी अभी करते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में मैंने बताया कि इसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड खुद बताएगा। आप वॉलंटरीली कर रहे हैं, तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव में जब तक का डाटा अवेलेबल है, जिन सालों तक का, तब तक अप्लाई करेंगे। अगर डाटा पिछले सालों का अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उसको इग्नोर करेंगे और उसे प्रोस्पेक्टिवली करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक का बैक डेट्स में अवेलेबल होगा, तब तक उसे अप्लाई किया जाएगा। अच्छा जी, फिर दूसरा देखते हैं, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, तो उनको कैसे चेंज किया जाएगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर होती हैं, तो कहते हैं जी वो जो भी चेंजेस हैं, मिसाल के तौर पर पहले तो देखें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है क्या।
अकाउंटिंग मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन से आपने रिड्यूसिंग बैलेंस पर चले गए या रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन पर आ गए, आप स्ट्रेट लाइन से या नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड पर ट्रांसफर हो गए, या नंबर ऑफ यूनिट्स से स्ट्रेट लाइन पर आ गए, या रिड्यूसिंग बैलेंस पर चले गए, या आपकी लाइफ पहले एसेट की 10 साल थी, अब आप चाह रहे हैं 8 साल कर दें, चेंजेस इन एस्टीमेट्स, या पहले आप कॉस्ट पर मेजर कर रहे थे इन्वेंट्री को, अब आप चाह रहे हैं इसे एनआरवी पर लेके जाएं, तो ये सारे के सारे चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। कहता है अगर कोई एस्टीमेट चेंज होगा तो एस्टीमेट जो है उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करते, बल्कि हम उसे प्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे, यानी जिस दिन चेंज हुआ उससे आगे शुरू कर देंगे उसकी चेंज, हमने इसको पीछे लेके नहीं जाना। इसकी हमने एग्जांपल IAS 16 में बहुत दफा की। देखिए जहां पर चेंजेस इन एस्टिमेट्स हुए, आप पहले लेके चल रहे थे स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन से फौरन आप उसको शिफ्ट कर दिया रिड्यूसिंग बैलेंस पर। तो अब अगर लेस्यूम उसकी लाइफ 10 साल है, आपने 3 साल तक स्ट्रेट लाइन पर गए, तो 3 साल तक उसको डेप्रिशिएट करें, उसकी कैरिंग वैल्यू अब आपकी कॉस्ट बन गई। 3 साल के बाद पता चला जी अब आपने स्ट्रेट लाइन यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस चेंज करना है, तो कैरिंग वैल्यू के ऊपर आप अगले 3 सालों में रिड्यूसिंग बैलेंस पर उसे डेप्रिशिएट कर दे। या आपने लाइफ चेंज कर दी, पहले 10 साल लाइफ थी, अब आपने सोचा लाइफ 7 साल है, तो पहले 3 साल तक तो जाहिर है 10 साल ही लाइफ थी, तो पहले 3 साल तक तो आप उसे डेप्रिशिएट करेंगे 3 साल के हिसाब से, फिर उसके बाद जाहिर है 7 साल पर आ गई, तो अब रिमेनिंग लाइफ उसकी जाहिर है अगर टोटल 7 साल है, 3 साल आपने यूज कर ली, तो रिमेनिंग लाइफ 4 साल होगी, तो अब 4 साल पर आपने डेप्रिशिएट कर दें। I16 में हमने ये काफी दफा इस सिचुएशन को सॉल्व किया, बल्कि ITA में भी इसके चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो है वो थोड़ा सा है IAS 16 में। नॉन करंट एसेट के केस में हम ये चीजें पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसकी मैं एक आध एग्जांपल आपको करवा दूंगा जिससे आपको इंशाल्लाह समझने में आसानी हो जाएगी। राइट जी। अच्छा जी, अब हम इसकी कोई एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, या सिर्फ अभी आप ऐसा करें, इसमें सिर्फ ये जितनी चीजें पढ़ी हैं इसको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कैसे, अकाउंटिंग पॉलिसी की प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं कि ये जो हमने चीजें पढ़ी हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की भी एग्जांपल करते हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अप्लाई कैसे करेंगे। इस वाले लेक्चर को सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें कि चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे होंगे और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे होंगे। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें एक दफा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और अकाउंटिंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।